इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासी खबरें। आइए सबसे पहले आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। आज की 3 वो बड़ी खबरें जिसका सीधा असर होने वाला है 2022 के विधानसभा चुनाव पर। आज की पहली बड़ी खबर पंजाब से, जहां चन्नी सरकार के नए मंत्रिमंडल पर हाईकमान ने मुहर लगा दी है। बताया ये जा रहा है कि इसमें सिद्धू की पसंद को तरजीह के साथ ही चन्नी की भी चली है, यानी कैप्टन के करीबियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस पर पूरी डिटेल हम आपको देंगे थोड़ा आगे, लेकिन उससे पहले आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आज एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की रैली है और ओवैसी आज प्रयागराज में रैली करने वाले हैं। इस दौरान उनके मंच पर बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी भी मौजूद रहेंगी। जाहिर है हर बार की तरह इस बार भी ओवैसी के भाषण का पूरा फोकस हिंदू और मुसलमान सेंट्रिक ही होगा। आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए, जहां पर आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन गरीब कल्याण पर बात करने वाले। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर योगी ने बीजेपी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं गिनाई और जाति धर्म की राजनीति करने वालों को आईना भी दिखाया। तो इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई, पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दोपहर 12:30 बजे गवर्नर हाउस जाने वाले हैं और इस दौरान वो राज्यपाल को नए मंत्रियों की लिस्ट सौंपने वाले हैं। इससे पहले चन्नी ने उनके नए मंत्रिमंडल पर कांग्रेस हाईकमान की भी मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने नए मंत्रिमंडल पर कैबिनेट के 5 करीबियों को बाहर का रास्ता दिखाने पर भी मुहर लगा दी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले इस तस्वीर पर आप गौर करिएगा। चरणजीत सिंह चन्नी जो लगातार दिल्ली आते रहे, राहुल गांधी से मुलाकात करते रहे और मुलाकात का सिलसिला रात 2 बजे तक चला है। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि मंथन बहुत गहरा था कि अगर कैप्टन के करीबियों को लिस्ट से बाहर किया जाता है तो क्या कोई बगावत तो नहीं हो जाएगी। लेकिन फिलहाल लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आला कमान अब इससे कई आगे बढ़ चुका है। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए सीएम चन्नी को 4 दिन में 3 बार दिल्ली जाना पड़ा। वो कल सुबह ही दिल्ली से चंडीगढ़ लौटे थे कि दोपहर के वक्त एक बार फिर दिल्ली की उड़ान भरनी पड़ी। दिल्ली में चन्नी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इस दौरान नए मंत्रिमंडल पर हाईकमान ने मुहर भी लगा दी, जिसमें चन्नी और सिद्धू की पसंद को तरजीह मिली तो कैप्टन के करीबियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का ये मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसमें कौन कौन से नाम पर मुहर लगाई गई है, क्योंकि हाईकमान इस लिस्ट पर फाइनल मुहर लगा चुका है। 4 दिन में 3 बार तो सीएम चन्नी दिल्ली का रुख कर चुके हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। नए मंत्रिमंडल में कैप्टन के 5 करीबियों को बाहर किया जाएगा। नए और पुराने चेहरे मिलाकर ये लिस्ट तैयार की गई है। अगर आप थोड़ा सा इसे धीरे चलाएंगे तो मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से दर्शकों को बता पाऊंगी। 4 दिन में 3 बार सीएम की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है। नए मंत्रिमंडल में सिद्धू के करीबियों को जगह दी गई है। अब चन्नी के नए मंत्रिमंडल की लिस्ट भी हमारे पास है। अब इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल किए गए हैं और कौन कौन से चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, आइए ये भी अब एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। और सूत्रों के मुताबिक पटियाला ग्रामीण से विधायक ब्रह्मा मोहिंद्रा एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। वो पटियाला ग्रामीण से विधायक हैं। मोहिंद्रा 6ठी बार के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं। ब्रह्मा मोहिंद्रा का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी आगे चल रहा था, लेकिन कैबिनेट में अब इन्हें जगह दी जाएगी। अगला नाम है राणा गुरजीत सिंह का, कपूरथला से विधायक हैं, पूर्व सांसद है, 3री बार विधायक चुने गए हैं। उसके बाद मनप्रीत सिंह बादल भी फिर से मंत्री बनेंगे। अगला नाम दिखाएं दर्शकों को, भटिंडा शहर से आप विधायक हैं और कैप्टन सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। फतेहगढ़ चूड़िया से विधायक तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी फिर मंत्री बनेंगे। वो कैप्टन सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। इसके अलावा राजा सांसी से विधायक सुखविंदर सिंह सरकारिया भी मंत्री बनाए जाएंगे। वो कैप्टन सरकार में राजस्व मंत्रालय संभाल रहे थे। कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी, अगला नाम वो भी आप देखिए, अरुणा चौधरी भी मंत्री बनेंगी। वो दिनांगर सुरक्षित सीट से विधायक है।
रजिया सुल्ताना को भी फिर से मंत्री बनने का मौका मिलेगा। वो मलेरकोटला से विधायक हैं और कैप्टन सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थी। अमृतसर वेस्ट से विधायक राजकुमार वेरका भी मंत्री बनने वाले हैं। वो दलित चेहरा हैं, तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। लुधियाना वेस्ट से विधायक भारत भूषण आशु की बात करें तो एक बार फिर से वो मंत्री बनाए जाएंगे। वो कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। और संगरूर से विधायक विजय इंदर सिंगला भी मंत्री बनेंगे। कैप्टन सरकार में ये भी मंत्री थे। इसके अलावा खन्ना से विधायक गुरकीरत सिंह कोटली भी मंत्री बन सकते हैं। वो बेअंत सिंह के पोते हैं। गिद्दरबाहा से विधायक अमरिंदर सिंह राजा वारिंग भी मंत्री बनेंगे। देखिए एक एक करके वो तमाम नाम जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। इनमें से कई सारे नाम ऐसे हैं जो सिद्धू समर्थित चेहरे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो कैप्टन खेमे के भी हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं उमेर से विधायक। इसके अलावा संगत सिंह गिलजियान भी मंत्री बन सकते हैं। रणदीप सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वो अमलोह से विधायक हैं और चौथी बार विधायक चुने गए हैं। इनके अलावा जालंधर कैंट से विधायक और नवजोत सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह भी चन्नी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो एक एक करके वो तमाम नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब से कुलजीत सिंह नागरा विधायक हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है। अब कैप्टन के करीबी बलबीर सिंह सिद्धू, राणा गुरमीत सोढी, गुरमीत सिंह कांगड़ और साधु सिंह धर्मसोत के अलावा सुंदर श्याम अरोड़ा चन्नी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए हैं। जी हां, ये वो नाम हैं जिन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं। हमारे साथ पुनीत परिंजा जुड़े हुए हैं। पुनीत, अब हमने दर्शकों को लिस्ट तो बता दी है, इनमें से कैप्टन समर्थित कौन कौन से चेहरों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला प्लान क्या होने वाला है, क्योंकि उनके करीबियों को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। तो क्या अब वो कोई दूसरी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो आने वाले दिनों में अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद ये आगे की रणनीति क्या होगी उस पर वो चर्चा करके अपना खुलासा करेंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसी वेट कर रहे थे कि कैबिनेट एक्सपेंशन जो है वो कब होगा और उसके बाद ही कि अगर जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके करीबी, उनको बाहर का रास्ता अगर दिखाया जाता है तो उनके साथ भी वो विचार विमर्श करेंगे। और कई एमएलए ऐसे होंगे जो कैबिनेट मंत्री बनना चाह रहे थे लेकिन वो कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए, इस सूची में उनका नाम नहीं होगा, वो भी मौजूदा सरकार से नाराज होंगे, तो उनको भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है तो उसके बाद अगर हमें लगे कि कांग्रेस की मुश्किलें कम होंगी, ऐसा कतई नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है वो और ज्यादा तेज होगी। जो विधायक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे वो भी खुलकर विरोध अपना जो है वो दर्शाएंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी चीज का फायदा जो है वो आने वाले दिनों में उठाते हुए दिखाई देंगे। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका पुनीत। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चुनावी दौरे पर हैं। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ओवैसी की रैली होने वाली है। वो दोपहर 1 बजे आज प्रयागराज में इस्लामिया कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ओवैसी 4 मज़ारों पर जियारत भी करेंगे और खास बात यह है कि आज असदुद्दीन ओवैसी की रैली में गुजरात की जेल में बंद बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल होंगी। आज ही शाइस्ता परवीन लखनऊ में एआईएमआईएम में शामिल हुई थी और ओवैसी ने अतीक अहमद और उनकी पत्नी को चुनाव में टिकट देकर बनचाही सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान भी किया था। इसके बाद अब प्रयागराज में ओवैसी की रैली है, जहां शाइस्ता परवीन शिरकत करेंगी और रैली के दौरान जेल में बंद अतीक के पैगाम को पढ़कर सुनाएंगी। ओवैसी के प्रयागराज रैली को लेकर पोस्टर काफी पहले से ही वायरल हो चुका है, जिसमें बाहुबली नेता अतीक अहमद भी ओवैसी के साथ दिख रही हैं। और इस पोस्टर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओवैसी की नैया बाहुबली अतीक अहमद पार लगाएंगे? हाल ही में आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी गुजरात दौरे पर गए थे और इस दौरे के दौरान ओवैसी ने साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से मुलाकात के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। जेल अधिकारियों ने कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। जेल प्रशासन ने कहा कि वो अतीक के खून के रिश्ते में नहीं है, इसलिए उनकी अतीक से मिलने की अर्जी को नामंजूर किया गया।
साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से ओवैसी मिलने पहुंचे थे। उस समय उनको प्रशासन से मिलने से रोक दिया गया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने जब उनसे माफिया से मिलने की वजह पूछी तो ओवैसी ने क्या जवाब दिया, वो सुनिए। सवाल यहाँ पे ये उठता है ओवैसी साहब कि एक माफिया से क्यों इतनी घनिष्ठता दिखाना, जब आप लोग भूल रहे हैं कि जब प्रज्ञा ठाकुर जेल में थी और जब समझौता ब्लास्ट के ख्वाजा अजमेरी के दरगाह के ब्लास्ट में जो एक्यूज पकड़े गए थे तो उनसे कौन कौन मिलने जाते थे। अगर आप किसी को माफिया कह रहे हैं या जो भी कह, सबको कहिए ना, ये सिर्फ नाम के साथ कोई लोकप्रिय नेता बन जाता है, कोई दूसरा नाम रहा तो माफिया बन जाता है। तो ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो प्योर हिपोक्रेसी है। तो हमारे साथ सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए। विशाल, एक बात तो तय है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान वोटों की जरूरत है और फिर चाहे वो किसी बाहुबली नेता के जरिए ही क्यों ना मिले, लेकिन सवाल ये कि क्या अभी उतनी दम और उतनी ताकत अतीक अहमद या उनके परिवार में बाकी है कि वो सीट जिता ले आए? देखिए मीनाक्षी, बहुत अहम सवाल पूछा आपने कि आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी माफियाओं या बाहुबलियों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जो ट्रेंड है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का, वो साफ दिखाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जब किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करते हैं और तब अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश करते हैं। बिहार में ही ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में वो आए हैं तो निश्चित तौर पर जो गठबंधन है उसमें उनकी बातचीत तो जरूर चल रही है, लेकिन जब उनको मुस्लिम वोट चाहिए, ध्रुवीकरण के बारे में सोचना है, तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो एक धर्म संप्रदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और चूंकि अतीक अहमद का रिकॉर्ड ऐसा है, वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि अगर उनकी पार्टी ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन ये सीट निकालना इतना आसान मीनाक्षी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश है मौजूदा समय में है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद माहौल जिस तरीके का है, तो निश्चित तौर पर ओवैसी की भी जो नैया है वो बहुत आसानी से आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन जो उनकी आप बने रहिए विशाल हमारे साथ, क्योंकि एक तरफ ओवैसी बाहुबली अतीक के सहारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में AIMIM का खाता खोलना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ माफिया पर योगी सरकार का एक्शन नॉन स्टॉप जारी है, जिसका जिक्र विशाल प्रताप भी कर रहे थे। अब आप देखिए माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन किया गया है, मऊ में गिराया जा रहा है एक और अवैध रूप से बना हुआ मॉल, मुख्तार अंसारी के करीबी का, उमेश सिंह का ये मॉल है और करीब 10 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है जिसे गिराया जा रहा है। 4 मंजिला ये इमारत है। इस मॉल का मालिक मुख्तार अंसारी का करीबी सहयोगी उमेश सिंह है। उमेश सिंह मुन्ना सिंह हत्याकांड में आरोपी है। कोयला माफिया उमेश सिंह 3 मुकदमों में मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी है। हमारे साथ विशाल प्रताप जुड़े हुए। विशाल, हम यही चर्चा कर रहे थे कि इस वक्त जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, जितने बाहुबली हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके का योगी का एक्शन चल रहा है और आप इसे हिंदू और मुसलमान से जोड़कर नहीं देख सकते, उमेश सिंह पर भी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल मीनाक्षी, यही उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जो अपराधी है, जो गलत काम करता है, उसका ना कोई धर्म है ना उसका कोई संप्रदाय है, लिहाजा जिसके खिलाफ मामले सामने आ रहे हैं सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर मऊ की बात कर लिया जाए तो मुख्तार अंसारी का बेहद खास सहयोगी है उमेश सिंह, जो कि कोयला माफिया भी है और हत्याकांड में भी वांछित है। मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त रह चुका है और जब किसी भी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होती है तो उसके सहयोगियों के खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई होती है, जिसको कि जिला प्रशासन कर रहा है, पुलिस की मौजूदगी है। और मऊ में जो 4 मंजिला मॉल है उसको गिराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है और ये बताया जा रहा है कि ये 4 मंजिला मॉल अवैध बनाया गया था, गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति के जरिए बनाया गया था और इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो जो लगातार सरकार की कार्रवाई है, मंशा है, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में नजर आ रही है और पूर्वांचल चूंकि इसका एक गढ़ रहा है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का, इसलिए देखना ये होगा विशाल की जो असदुद्दीन ओवैसी कोशिश कर रहे हैं कि बाहुबलियों के सहारे अपनी नैया पार वो लगाएं, तो इसमें भी थोड़ा संशय खड़ा होता है कि क्या वाकई में अब आम जनता उत्तर प्रदेश की क्या बाहुबलियों के साथ अपने आप को एसोसिएट करके देखती है या नहीं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। योगी आदित्यनाथ आज मिशन गरीब कल्याण पर हैं और पूरी खबर डिटेल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए इंडिया टीवी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन गरीब कल्याण पर हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्होंने गोरखपुर में बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं गिनाई और जाति धर्म की राजनीति करने वालों को आईना भी दिखाया। सीएम योगी अब गोंडा के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो गरीब कल्याण दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों के दौरान समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं, कहीं न कहीं अंतःकरण में उसकी प्रेरणा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार एक संपन्न व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। उसको केंद्रित करते हुए होना चाहिए। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह सपना साकार हो रहा है, जब हर गरीब को आवास की सुविधा हो रही है, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो रही है, हर गरीब महिला को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्रीन एनर्जी के रूप में एलपीजी के कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए देश की राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर की आहट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।